और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है, अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी, इस तरह के नारे अयोध्या के दौर से लगते रहे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। योगी पहली बार मुसलमानों को ऑफर दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, योगी ने आज विधानसभा में, अगली तस्वीर दिखाऊं, योगी बजट भाषण पर बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में बोला, मुसलमानों को खुला ऑफर दिया। 1 घंटे से ज्यादा योगी आदित्यनाथ बोलते रहे और उन्होंने, अगली तस्वीर दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद कहा कि शाही ईदगाह जो मथुरा में और ज्ञानवापी जो काशी में है, यह कहा कि शाही ईदगाह और ज्ञानवापी दे दो, इशारों इशारों में, यानी काशी और मथुरा दे दो। सुनिए योगी। तो नंदे बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप। अयोध्या के बाद योगी आदित्यनाथ का देश के मुसलमानों को खुला ऑफर। योगी ने पहली बार मांग लिया काशी मथुरा। योगी ने विधानसभा में इशारों इशारों में मुसलमानों से ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मांग लिया। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह का विवाद अभी कोर्ट में है, लेकिन योगी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी और मथुरा हिंदुओं को देने की बात की। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदे बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने महाभारत का जिक्र किया, कैसे पांडवों को 5 गांव न देने की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। योगी ने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा था, बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और आइए मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने लगभग 60 मिनट से ज्यादा बोला। क्या कहा योगी ने? सिर्फ 3 मिनट में जो उनकी बड़ी बात थी, 3 मिनट में जो उनकी बड़ी बात थी, वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा, योगी ने इशारों इशारों में काशी मथुरा की चर्चा की। विधानसभा में अयोध्या में मंदिर निर्माण की चर्चा कर रहे थे। योगी ने पिछली सरकारों पर अनदेखी का आरोप लगाया। पिछली सरकारों ने अयोध्या मथुरा काशी की अनदेखी की है। अब आप देख रहे हैं, योगी ने एक उदाहरण दिया, कौरव और पांडव का। योगी के एक तरफ कौरव नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पांडव। योगी ने कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, कहा बाकी तुम रखो, लेकिन नहीं माने। पिछली सरकारों ने अयोध्या मथुरा काशी की अनदेखी की। इसके बाद योगी ने महाभारत की घटना का जिक्र किया। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार किया। कौरवों की इसी जिद की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। योगी ने कहा, हिंदुओं ने सिर्फ 3 जगह मांगी है, अयोध्या के बाद काशी। बोलिए हम क्यों पीछे हैं?
अयोध्या के बाद काशी बोली हम क्यों पीछे हैं। योगी का इशारा ज्ञानवापी को लेकर था। योगी ने इसके बाद मथुरा की चर्चा की। अब कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अयोध्या काशी मथुरा आस्था का केंद्र है। काशी में नंदी ने कहा हम क्यों इंतजार करें, ये तीनों जगह विशिष्ट स्थल हैं, इसलिए मांग रहे हैं। तीनों जगह ईश्वर की अवतरण की धरती है, लेकिन जिद की वजह से विवाद की स्थिति है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा। नंदी बाबा ने कहा हम काहे इंतजार करें। इंतजार किए बगैर रात में बैरिकेडिंग तोड़वा डाले। अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यह मुख्यमंत्री का बयान है। विरोधी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऑफर नहीं धमकी दे रहे हैं, धमकी। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा शुरू हो गई और योगी आदित्यनाथ ने इस पूजा के संदर्भ में ही काशी और मथुरा की बात की है। योगी का सिर्फ 3 मिनट का भाषण सुनिए, जिसमें वो मुसलमानों को ऑफर दे रहे हैं। लोक आस्था और जन भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इस पर चारों तरफ से प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, यह मैं आपको सुनवाता हूं। अखिलेश के अलावा उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एंड टीम को दोबारा राम मंदिर में जाने का न्योता मिला। मना कर दिया कि हम साथ में नहीं जाएंगे बीजेपी के नेताओं को। योगी ने अयोध्या से अनदेखी का आरोप लगाया था। इस पर अखिलेश ने योगी को जवाब दिया है, किसी जगह के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा मुख्यमंत्री ने 3 शहरों का नाम लिया है, यह उनका 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा है, उन्हें वोट की राजनीति करनी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। सुनिए जरा। जो विकास है, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर
अगर वो आज ये बता रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है। अगर कुछ सिटीज़ के नाम मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। अगर पहले का विकास आज का विकास मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। अगर 17 से 22 तक मेडिकल कॉलेज किसने दिया, या सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस किसके बने, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस सरकार ने बनाई, सबसे ज़्यादा बिजली का मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम किसने किया, सबसे ज़्यादा बिजली के प्लांट किसने लगाए, क्या भेदभाव हुआ होगा बिजली के कारखाने लगाने में? अरे वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। बहुत जल्दी कुछ बड़ा बड़ा होने वाला है। राम सबको सद्बुद्धि दे। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से पहले थी, है और रहेगी। इसी तरह से काशी की पहचान भगवान शिव से थी, है, रहेगी। और इसी तरह मथुरा की पहचान भी आप देखिए कि भगवान कृष्ण से थी, है और रहेगी। इसमें लेने देने की कहीं कोई बात नहीं है। और ये जो बात कही गई, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। अब इस हंगामे और बवाल के बीच ज्ञानवापी में जो पूजा शुरू हुई, उस पर रोक का मामला कोर्ट में था। भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए तहखाने पर के बाहर। आप देख रहे हैं ज्ञानवापी में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब एक नया घंटा भी वहां लाकर रख दिया गया है पूजा की जगह पर। लेकिन आज यह मामला कोर्ट में था, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में पूजा रुकवाने पर सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष और मंदिर पक्ष दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। मंदिर पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन के पिताश्री हरिशंकर जैन साहब थे, और दूसरी तरफ नकवी साहब थे। देखिए जरा, ये तहखाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तहखाने में पूजा शुरू हो गई। इसी पूजा को रुकवाने के लिए आज हाईकोर्ट में मामला गया। ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने का यह मामला है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी। सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दलील पेश की कि 1993 तक व्यास तहखाने में नियमित तौर पर पूजा होती थी। 1993 के बाद साल में एक दिन पूजा होती रही। मुस्लिम पक्ष ने कहा कभी भी पूजा पर आपत्ति नहीं की। यह हरिशंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने तब कभी पूजा पर आपत्ति नहीं की। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिशंकर जैन साहब से पूछा, क्या अंतिम राहत सिर्फ एक अर्जी के जरिए प्राप्त की जा सकती है? यानी निचली अदालत ने जो पूजा की इजाजत दी है, उस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या जो राहत मिली है पूजा की सिर्फ वो एक अर्जी पर मिल सकती है? हरिशंकर जैन ने कहा हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया और रिसीवर ने पूजा शुरू कराई है। हरिशंकर जैन ने कहा तहखाना में वैसे भी हर साल पूजा होती है। ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति का तहखाने पर कभी कब्जा नहीं रहा। मस्जिद कमेटी को पूजा पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को कुछ दस्तावेज भी दिए। मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने पूजा के आदेश को गलत बताया। जिला जज ने अंतरिम आदेश से मुकदमे का निपटारा किया है। उन्होंने कहा जिला जज का यह कदम बिल्कुल उचित नहीं था। व्यास परिवार ने 1993 में पूजा का अधिकार छोड़ दिया था। नकवी ने कहा कि तहखाने में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन यह मस्जिद का हिस्सा थी। 1993 से यह सीआरपीएफ के कब्जे में है। यह जगह 31 जनवरी का आदेश जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए उस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। यह कोर्ट में हुआ। उसके बाद अब इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। तो यह ज्ञानव्यापी से जुड़ा मसला था। बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या राम मंदिर रहा, उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर रहा। उनके एजेंडे में एक और चीज रही, वो थी समान नागरिक संहिता यूसीसी, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। अब यह कानून बनके लागू हो जाएगा। बड़ी खबर यह है, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं विधानसभा के अंदर की, जिस वक्त पुष्कर धामी मौजूद थे, यूसीसी बिल पर चर्चा हो रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, धामी ने खुद यूसीसी पर भाषण दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाऊं, और बिल पास होने के बाद फूलों से स्वागत। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर।
पुष्कर धामी जब बाहर निकले तो उनका फूलों की बारिश से स्वागत किया गया। ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास होने के बाद का जश्न है, जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। उसके बाद पटाखे भी छोड़े गए। रात का वक्त, दिवाली जैसा माहौल, ये आप देख रहे हैं, रॉकेट, अनार सब जलाए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। मोदी सरकार एक देश एक कानून के अपने वादे पर एक कदम और आगे बढ़ गई। बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड में अब सबके लिए एक कानून होगा। कानून के पास होने के बाद देहरादून में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और इस नए कानून का जश्न मनाया। खुशी, चार धाम से शुरू, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से शुरुआत हो गई। अब देखना पूरे भारत में लागू होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, और धामी जी और मोदी जी जिंदाबाद। हमारी आने वाली पीढ़ी है, मेरी खुद की बेटी है, उनके लिए ऐसा कर दिया कि उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में बिल पास होने के बाद अब सवाल यह है कि देश में यूसीसी बिल कब पास होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2024 में जीत के बाद इस पर आगे बढ़ सकती है। अब आइए आपको बताऊं, ये जो नया समान नागरिक संहिता है, इस पर बहुत सी गलतफहमियां भी फैलाई जाएंगी, बहुत सी शंकाएं और आशंकाएं भी खड़ी की जाएंगी। लेकिन इसमें क्या क्या है, और यूसीसी का मतलब है पूरे उत्तराखंड पर यह एक तरह से लागू होगा। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पास हो गया। यूसीसी बिल ध्वनि मत के साथ पास हुआ। यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया आजादी के बाद। आजादी से पहले से गोवा में लागू है, आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को बिल पेश किया था। इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी, अब तभी शादी होगी। पहली बात, शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ना करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है। लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माने का प्रावधान है, और यह कानून सब पर बराबर है। तलाक पर भी कड़े प्रावधान है। शादी चाहे किसी भी धार्मिक रिवाज से हुई हो, लेकिन तलाक कानूनी तरीके से ही संभव होगा। कोई ऐसे ही छोड़कर नहीं जा पाएगा। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक होगी। शादी के 1 साल तक पुरुष और महिला तलाक नहीं ले सकते। कोर्ट से तलाक की मंजूरी मिलने के बाद ही पुनर्विवाह संभव होगा। पुनर्विवाह के लिए हलाला, इद्दत जैसी किसी शर्त पर रोक होगी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हुआ करता था। पति पत्नी रहते हुए किसी और के साथ रिलेशन गैर कानूनी होगा। महिला या पुरुष का जबरन धर्म परिवर्तन भी तलाक का आधार होगा। उत्तराखंड के बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, और नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक जेल संभव है। लिव इन के लिए भी नए प्रावधान है। लिव इन में रहना अब आसान नहीं होगा। कपल यानी जोड़ों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाकायदा, मतलब साथ रहने की औपचारिक जानकारी देनी होगी। वयस्क पुरुष और महिला ही लिव इन में रह सकेंगे, और वो भी तब जब पुरुष महिला दोनों अविवाहित हों। लिव इन कपल की जानकारी उनके माता पिता को दी जाएगी। लिव इन के दौरान जन्मे बच्चे को जायज माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने कैद, 25,000 का जुर्माना लगेगा। यह है नया यूसीसी बिल जो उत्तराखंड में लागू है, और बहुत से लोग इस पर हल्ला और हंगामा करेंगे, लेकिन दुनिया के बहुत से देश हैं
जहां सभी धर्मों पर समान नागरिक संहिता यानी सभी पर बराबर के कानून लागू हैं। सुनिए जरा सीएम पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। अब देखिए इस पर विरोधी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है यह कानून गलत है। देखिए जरा सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी कह रहे हैं नया बिल मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की साजिश है। सोचिए ये यूसीसी ना नमाज से रोकता है, ना रोजे से रोकता है, ना इबादत से रोकता है, ना तिलावत से रोकता है, लेकिन कह रहे हैं ये मजहब से दूर कर रहा है। जब जनजातियों को इस बिल से बाहर रखा गया है, ओवैसी कह रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है, क्योंकि इस यूसीसी से अभी जनजातियों को बाहर रखा गया है, क्योंकि उनका रहन सहन अलग तरह से होता है, इसलिए अभी बाहर है। एसटी हसन कह रहे हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के, अगर ऐसा कानून बनाया जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ है तो हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। शरीयत के कानून से बीजेपी को क्या दिक्कत है? आखिर वो कब तक वोटों का ध्रुवीकरण करते रहेंगे? शादाब शम्स हैं अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के। उनका कहना है यूसीसी का मतलब है महिलाओं को उनका हक। आज हमारी आधी आबादी को उनका हक मिला हुआ, मुस्लिम महिलाएं भी इससे बहुत खुश है, शादाब शम्स का कहना है। सुनिए जरा इन सियासतदानों को। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। कहीं न कहीं कोई खामी होगी और कहीं कोई लकुना होगा, कोई लोपफूल होंगे, उसको हम निश्चित रूप से होंगे, तो भविष्य में हम उसको संशोधन के जरिए संशोधन करेंगे। अब आइए अब आपको बताता हूं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। अब की बार 400 पार, अकेले संसद में ही 2 बार इस बात को दोहरा चुके हैं, इससे पहले लोकसभा में और आज फिर राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा मोदी का प्लान 400 पार है। क्या यह मुमकिन होगा? आज हम आपको एक बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं, गणित और आंकड़ों के जरिए बताने जा रहे हैं क्या यह मुमकिन है 400 पार एनडीए पहुंचना। ये प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे सदन में, और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि एनडीए 400 पार जब मोदी का कुनबा बड़ा हो जाए। इसके लिए क्या किया, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं बीजेपी के साथ, एनडीए का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली मिलने आए। अगली तस्वीर दिखाऊं। नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। उसके बाद नीतीश के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत होगी। अगली एक और खबर आ रही है, आपको बताऊं कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आने वाले हैं। तो मोदी जिस तरह से एनडीए को आगे बढ़ा रहे हैं या एनडीए बढ़ रहा है, क्या वाकई में एनडीए 400 पार जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री मोदी पूरे फॉर्म में हैं। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, एक एक कर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे हैं। इस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का आज का अंदाज था जब मोदी ने 2024 के अपने टारगेट का खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी ने टारगेट का ऐलान किया हो। लोकसभा में भी उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो सवाल यह है, क्या चुनाव से पहले ही विपक्ष हार गया? सवाल यह भी, क्या विपक्ष ने मोदी से हार मान ली? इसे दलों के बयानों से भी समझा जा सकता है। आप बताइए ना, आपने 10 साल में क्या किया? फिर वही घिसी पिटी बातें। आप नेहरू जी को कोट कर रहे हैं, गरीब को 5 किलो अनाज देके आपने उनकी गरीबी दूर कर दी। ये चुनाव एक ऐसा चीज है कि कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता कि कब जनता किसको जनादेश देगी। आइए अब सीधे सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि 400 पार क्या एनडीए जा पाएगी? संभव है सिर्फ कह देने से 400 पार, या जमीन पर भी 400 पार हो सकता है? आइए, कहां से होगा 400 पार? क्योंकि बीजेपी के पास हिंदी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो राज्यों में लगभग पूरी की पूरी सीटें हैं। जैसे अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, मोदी कैसे 400 पार करेंगे? एनडीए को 2019 में मिली थी 334 सीटें, 334 सीट्स। अब 400 पार जाना है तो हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों से पूरी सीटें थी नॉर्थ रीजन में, और साउथ में कितनी बढ़ेंगी या ऊपर पश्चिम में कितनी बढ़ सकती है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी बढ़ सकती है, ये बढ़ने के हिसाब से हम देखेंगे 24 में क्या होगा, 334 से ऊपर कैसे जाएगा। यूपी में 2019 में थी 64 सीटें। राम मंदिर बनने के बाद मान लीजिए यूपी में 10 सीटें और बढ़ जाती हैं, 64 से 74 हो जाती हैं। तो एनडीए में 2024 में अगर 74 सीटें हो गई तो क्या होगा? इसे आगे प्ले कीजिए प्लीज। तो देख रहे हैं आप, 10 सीटें जोड़ेंगे तो 34 से लगभग 48 पहुंच जाएंगे, 348। और उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में आप 4 सीटें जोड़ेंगे, 4 सीटें जोड़ेंगे तो 348 हो जाएंगे 4 जोड़ने के बाद, क्योंकि 334 में यूपी की 10 जोड़ी तो 344 हुई। पश्चिम बंगाल की 4 जोड़ेंगे, अभी 18 है, तो 348 हो जाएगी। आगे देखिए, असम में अभी 14 में से 9 सीट है, 3 सीट और बढ़ सकती है 24 में, तो एनडीए की सीट 3 बढ़ने के बाद 351 हो जाएगी। 351 से और ऊपर कैसे जाएगी? तेलंगाना में 4 सीट है 17 में से, 3 बढ़ जाएंगी तो 51 से 354 पहुंच जाएगी। इसके आगे देखिए अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आइए, आंध्र प्रदेश में 25 में से 0 है, टीडीपी के साथ गठबंधन की गुंजाइश है। टीडीपी के साथ गठबंधन हो गया तो 5 सीटें मिल सकती हैं इस गठबंधन को, तो उधर 5 सीटें जुड़ जाएंगी, 354 में 5 जुड़ गई, 359 सीट तक पहुंच गया एनडीए। पंजाब में 13 सीट में से 2 सीट है बीजेपी के पास, ये 2 और खींचतान के 4 तक पहुंच सकती हैं, तो 59 में 4 जोड़ा 359 में, तो 363 पहुंच गई एनडीए। छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास है, 2 और जुड़ जाएंगी, यानी 11 की 11 बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत लेगी, तो 365 तक 2 और ऐड हो जाएंगी, तो 365 पहुंच जाएगी 63 से। अब देखिए 63 से 67 कैसे पहुंचेगी? तमिलनाडु में अभी 39 में एक भी सीट नहीं, 2 और जोड़ दीजिए तो 367 पहुंच जाएगी एनडीए। उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा में 21 में 8 सीट है बीजेपी के पास, और तब है 334, ये 8 में 4 और जुड़ जाएगी तो 71, 371 पहुंच जाएगी भी एनडीए। एक और राज्य है गोवा,
गोवा में 2 में से 1 सीट है, एक और मिल सकती है बीजेपी को, दोनों सीटें गोवा की जीत लेगी तो एनडीए 372 तक पहुंच रही है। केरल में 17 में एक भी सीट नहीं है, माना जा रहा है केरल में बीजेपी खाता खोल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी वहां बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक सीट बीजेपी को मिलेगी तो 373 से एनडीए 372 से 73 तक पहुंच जाएगी। अब सवाल यह है कि चारों तरफ से एनडीए की सीट आप बढ़ा के देख लीजिए तो 373-75 तक एनडीए पहुंच रही है। बीजेपी को 2019 में 330 सीट मिली थी, मोदी का टारगेट 370 के लिए 67 सीटें और चाहिए। टारगेट के हिसाब से 40-42 सीटें बीजेपी और जीत सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीजेपी पूरी सीट जीत चुकी है, कुछ राज्यों में 1 या 2 सीट ही बीजेपी हारी थी। ऐसे में उसे इन राज्यों में क्लीन स्वीप करना होगा। एनडीए के 400 के लिए अपना आंकड़ा बढ़ाना होगा, सहयोगी दलों को भी स्ट्राइक रेट और बेहतर करना होगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिला था, 37%। 24 में टारगेट है बीजेपी का 50% वोट हर राज्य में। अगर बीजेपी 47% वोट हासिल करती है, यानी पिछली बार 37, इस बार 10% बढ़ाकर, तो 370 सीट पहुंच सकती है। इसके साथ ही एनडीए 400 के आसपास पहुंच सकती है। इसके लिए उत्तर भारत की अपनी सीटें बरकरार रखनी होंगी, साथ ही दक्षिण भारत में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, तब जाकर 400 के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। लेकिन देश के लोग क्या कह रहे हैं, देश का मूड क्या है? पीएम मोदी कह रहे हैं एनडीए 400 पार, वो तो ये भी कह रहे हैं कि खड़गे खुद कह चुके हैं कि एनडीए 400 पार। देश के लोग कितनी सीटें दे रहे हैं 2024 में, वो सुनिए। मोदी की गारंटी का मतलब ही हुआ कि उन्होंने 400 पार बोला है तो 100% वो होगा ही होगा। एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है कि कहीं से कोई बदलाव नहीं है, 400 से ऊपर ही जाना है, हम लोग को कहीं से कम नहीं रहेंगे। एकदम हमारी युवा पीढ़ी इस बार मोदी जी को 400 पार आराम से ले जाएगी। सबसे प्रधानमंत्री है, वो अपने बातों को जो कह रहे हैं वो उससे ज़्यादा होगा, इसीलिए वो कम बोलते होंगे। हमें लगता है कि 440 सीट के करीब एनडीए आएगी। मोदी जी ने जो कहा है वो, चूंकि जो विकासशील हमारा देश था अब विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो उस बातों को उन्होंने बड़े गंभीरता से रखा है और बिल्कुल 400 पार होंगे हम। मोदी जी जरूर 400 सीटें पार करेंगे। उन्होंने इतना अच्छा विकास कार्य किया है, राम मंदिर पे किया है और भी बहुत अच्छा बजट लाए हैं। मोदी जी जरूर 400 सीटें पार करेंगे। सारे राम मंदिर से लेके सब चीज़ें कर दी हैं, इसलिए इस बार जो है 400 पार है। 400 के पार तो मुश्किल है, मगर जितना था उतना मेंटेन कर लेंगे, वही बहुत है और मेंटेन हो जाएगा। इकॉनमी भी चल रही है, सही है, और यूपी में भी काम अच्छा हुआ है, राम मंदिर का काम हो गया है, चल रहा है। पक्ष की कमजोरी को देखते हुए मोदी जी इसी बात को पकड़े हुए हैं और ये आराम से पार करके ले जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की शुरुआत हो रही है, तो इसके तहत इस बार 400 पार होगी और भारतीय जनता पार्टी पर सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। वो 400 पार कर जाएंगे। उनके विकास कार्यों को देखते हुए जनता बड़ी खुश है और उनके 400 प्लस होना आवश्यक है। हमारी रेपुटेशन विदेशों में भी अच्छी बन गई है और उन्होंने सबके लिए सब कार्य किया, मुसलमानों तक का ध्यान रखा है। लोग उनको पार्टी के नाम से बदनाम करते थे, लेकिन उन्होंने सबका ख्याल रखा है, इसलिए हमें लगता है कि उनको 400 सीट पार हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा एक सेंटीमेंट, अगर मैं कहता हूँ कि धर्म की आस्था में है तो वहाँ राम मंदिर बना। इकोनॉमिकल कंडीशन की बात हो, हर एक में ग्रोथ आई और ये लोगों को नजर आ रहा है। होना ही होना, 400 पार होना ही होना है, ये निश्चित है, कहीं भी लिखवा लीजिए। अब सवाल यह है कि कैसे पहुंचेंगे 400 तक, तो उसके लिए क्या हो रहा? पिछले कई दिन से खबर आ रही है कि बीजेपी यूपी में भी काम कर रही है तेजी से, और काम यह कि जयंत चौधरी भी बीजेपी में आ सकते हैं। कुछ बातचीत चल रही है और यही वजह है कि जयंत चौधरी आ सकते हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं क्या हो रहा है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग 350 उत्तर प्रदेश के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। तो मोदी की शरण में जयंत चौधरी आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे वेस्टर्न यूपी कहते हैं, जिसे गन्ना बेल्ट कहते हैं, वो बीजेपी का और मजबूत हो जाएगा। ये जयंत चौधरी को आप देख रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार थे, लेकिन खबर यह है कि अब इधर आ सकते हैं। यूपी में बड़ा धमाका होने वाला है। 3-4 दिन में यह बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जयंत चौधरी मोदी का हाथ थाम सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। पार्टी नेताओं को इस पर चुप रहने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान भी ऐसे संकेत दे रहे हैं। बीजेपी भी इस पर फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खबर है कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी।
बीजेपी ने आरएलडी को 3 सीटों का ऑफर दिया है। जयंत को राज्यसभा भेजने का ऑफर भी दिया है, राज्यसभा सीट का ऑफर मिला है। जयंत इसके लिए तैयार भी हो गए, खबर है, लेकिन आरएलडी 1 सीट और चाहती है। वो 3 नहीं 4 सीट चाहती है लोकसभा की। आरएलडी बागपत, मथुरा और कैराना चाहती है। पार्टी मुजफ्फरनगर की सीट भी चाहती है। खबर है कि बात फाइनल है, ऐलान होना बस बाकी है। इसलिए आरएलडी ने अपने सारे बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश ने आरएलडी को 7 सीट देने की घोषणा की थी। इसमें केवल 4 उम्मीदवार जयंत चौधरी के होते और साथ में 3 बाकी के 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवार होते। तीनों आरएलडी के टिकट पर मैदान में होते। जयंत की पार्टी में इसका विरोध हो रहा था और क्योंकि विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, जयंत चौधरी को अखिलेश ने सीटें ज्यादा दी थी, लेकिन आरएलडी के टिकट पर कई सपा उम्मीदवार उतार दिए थे। वैसे भी आरएलडी को एनडीए का साथ सही लग रहा है। इस वक्त पार्टी के पास अभी एक भी लोकसभा सीट नहीं है। 2014 में जब एनडीए में थे आरएलडी तो 5 सांसद इनके जीते थे। हालांकि बाद में पार्टी यूपीए के साथ चली गई और हालत यह हुई कि 19 में मिलकर चुनाव लड़ा। यूपीए के 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनके सारे उम्मीदवार हार गए। जयंत चौधरी इस बार ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। जयंत चौधरी पर अपने कोर वोटर्स का भी दबाव है, जो अखिलेश की बजाय मोदी के साथ जाना चाहता है ताकि जाट वोटरों में बिखराव ना हो। यह एक वजह है, बिखराव से जाट वोटों का नुकसान होता है। जाट बिरादरी के कम सांसद संसद पहुंच पाएंगे, यह है वजह। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जयंत चौधरी की जाने की अटकलें हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। इससे अखिलेश घबराए और परेशान है। जो अखिलेश यादव कांग्रेस को आंखें दिखा रहे थे, वो देखिए जरा। राहुल गांधी की यात्रा 12 तारीख को पहुंच रही है यूपी। अखिलेश ने बाकायदा चिट्ठी जारी की, अगली तस्वीर में दिखाऊं। 14 तारीख को पहुंच रही है यूपी। अखिलेश ने चिट्ठी जारी की है, ये वो चिट्ठी आप देख रहे हैं। अखिलेश की चिट्ठी में उन्होंने लिखा है वो कैसे न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जयंत की बीजेपी ज्वाइनिंग पर सियासतदान। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जो भी केंद्रीय पार्टी का निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी हम उत्तर प्रदेश की इकाई उसे स्वीकार करेगी और हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। जो भी निर्णय है पार्टी का, जो लोग हमारे साथ मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत है। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। भाजपा की तरफ झुकाव दिख रहा है आरएलडी का। आप वेट करें, जैसे कुछ सूचना प्राप्त होगी हम बताएंगे। आप लोगों के गठबंधन में एक चुंबकीय ताकत है। माननीय मोदी जी के रूप में करिश्माई व्यक्तित्व भारत को मिला है और जन जन भारतीय जनता पार्टी से माननीय मोदी से जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। तो ये यूपी की बात हो गई। अब बिहार लिए चलता हूं आपको। देखिए बिहार में क्या हो रहा। नीतीश कुमार आज दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लंबी चर्चा हुई। क्या बात हुई आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही आपको बताऊं नीतीश कुमार गृह मंत्री से भी मिले। पीएम मोदी से क्या बात हुई। पीएम मोदी के लिए गुलदस्ता लेकर आए थे। लंबे वक्त के बाद मुलाकात हो रही है, अलग हो चुके थे पहले। नीतीश कुमार दिल्ली में है और दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। वो दोनों के बीच 30 मिनट तक मुलाकात चली। 30 मिनट बात हुई। वैसे 4 महीने पहले दोनों G20 में मिले थे रात्रि भोज में, लेकिन इस बार की मुलाकात बेहद खास है। खबर है कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा और बातचीत हुई है, जिसमें सबसे खास रहा लोकसभा चुनाव पर चर्चा। मोदी 400 सीटों का अपना टारगेट फिक्स कर चुके हैं। इस टारगेट से कोई समझौता करने के वो मूड में नहीं है, इसलिए नीतीश और मोदी की मुलाकात पर चुप्पी। नीतीश कुमार पिछले महीने तक आरजेडी के साथ थे। एनडीए में आने पर सीटों का मामला उलझा है
और एलजेपी के दोनों धड़ों को कितनी सीटें मिलेंगी, सवाल यह है। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जाएंगी, जीतन राम मांझी को कैसे मनाया जाएगा, इन सब मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना, खबर है कि मंत्रियों की शपथ पर भी बातचीत हुई है। किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, इस पर भी बात हुई है। 12 फरवरी को विश्वास मत भी होना है। दोनों के बीच राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। खबर यह है बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। 27 फरवरी को इसके लिए मतदान होगा। कौन उम्मीदवार होगा, जल्द इसका भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि दोनों पार्टी मुलाकात पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार फूंक फूंक कर बोल रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलेंगे और मिल लिए हैं। आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। नीतीश कुमार जब निकले पीएम से मिलकर, उनसे पूछा गया, क्योंकि सवाल हो रहे थे कितने दिन साथ है, फिर ना पलटी मारें, तो नीतीश कुमार ने कहा इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। सुनिए। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसका और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई। और जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात हुई थी, ये बात हो गई थी। आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको हम इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। बिहार के बाद आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र, वहां दूसरा खेला हो गया। अजित पवार एनडीए के साथ आ चुके, चाचा का साथ छोड़कर। चाचा के लिए कल झटका यह लगा कि चाचा के हाथ से पार्टी चली गई। यह तस्वीर देख रहे हैं, नया पोस्टर लगा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यह पोस्टर शरद पवार के हक का पोस्टर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, जीता जो आज भी जीत हमारी आज भी हुई है। इस पोस्टर में लिखा है कि बेशक चिन्ह तुम्हारा लेकिन बाप हमारा है, यानी भतीजे के लिए है कि बेशक चिन्ह तुम ले लो, लेकिन अजित पवार के जो चाचा हैं शरद पवार, वो हमारे साथ हैं। अब देखिए शरद पवार को झटका जरूर लगा। उन्होंने क्या किया, शरद पवार गुट का नाम बदल गया है। पवार गुट का नाम, यानी इनकी पार्टी का नाम जो है वो अब एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा, क्योंकि असली एनसीपी इनके पास आ गई, भतीजे के पास। तो चाचा बेपार्टी हो गए थे। चुनाव आयोग ने पवार गुट के इस नाम पर मुहर लगा दी है। दरअसल शरद पवार गुट ने आयोग को 3 नाम भेजे थे। पहला नाम था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, दूसरा नाम था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, और तीसरा नाम था नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। यही नाम अब उनको मिला है। चुनाव आयोग ने कल यह बड़ा फैसला दिया था। अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया था, अजित पवार गुट को घड़ी का सिंबल भी दे दिया था। शरद पवार गुट को नए नाम के लिए 3 विकल्प मांगे गए थे। इसके लिए आज शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। नाम नहीं देते तो उनके उम्मीदवार निर्दलीय हो जाते। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी पहुंच गई है। एनसीपी नाम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अजित पवार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, जिसका मतलब है अब भी जब भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो अजित पवार को भी सुना जाए। उन्हें डर है चाचा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बिना भतीजे को सुने आगे की सुनवाई ना हो। बगैर अजित पवार गुट को सुने कोई फैसला ना दिया जाए, क्योंकि शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया था। शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले से खुश नहीं है। उनका मानना है कि एनसीपी उनका है, इस पर केवल शरद पवार का ही अधिकार है। यही है लड़ाई। सुनिए जरा इस पर आकर महाराज के सियासतदान क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग को हमको रिप्लाई करना है, वो हम 3 बजे तक कर देंगे एक, और सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाएंगे। मैम नेम और सिंबल को लेकर की क्या डिसीजन कुछ बन पाया? वी हैव नॉट मेड एनी डिसीजन। कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था, और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया। इसका हमें समाधान। ये भारतीय चुनाव आयोग अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया। हाँ, भारतीय निकाल दो, अभी वो भारत का नाम निकाल दीजिए। जिस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट
चुनाव आयोग के सामने बैठकर आर्गुमेंट कर रहा है, उनको नहीं मानते चुनाव आयोग। और जो बच्चा है जिसको शरद पवार ने खड़ा किया, उसको पार्टी दी जाती है, ये कहाँ का न्याय? माननीय शरद पवार साहब ने एमएलए संभालनी चाहिए थी, सुप्रिया सुले जी ने एमएलए संभालनी चाहिए थी, लेकिन वो एमएलए पूरे अजीत दादा के साथ चले गए। महाराष्ट्र के बाद अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कि आखिर बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ा लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने बुलावा भेज दिया है केजरीवाल को, खुद अब राउज एवेन्यू कोर्ट जाना होगा, कोर्ट ने बुलाया है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सम्मन दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का सम्मन है ये। 17 फरवरी को खुद फिजिकली अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाकर पेश होना पड़ेगा। ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को यह सम्मन भेजा गया है। ईडी के नोटिस से बच रहे थे अरविंद केजरीवाल, 5 बार सम्मन के बावजूद पेश नहीं हुए थे। शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा था। केजरीवाल ने ईडी नोटिस को अवैध बताया था, कहा था उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने चुनाव के समय नोटिस पर भी सवाल उठाए थे। केजरीवाल के इसी रवैये के बाद ईडी कोर्ट पहुंची। ईडी ने कहा केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं हमारा, बार बार सम्मन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी जनता के सेवक हैं, वो सम्मन को गैर कानूनी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर फिलहाल केजरीवाल चुप हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक औपचारिक बयान इस पर नहीं दिया है। पार्टी ने कोर्ट के आदेश के अध्ययन की बात कही है। केजरीवाल को पहला सम्मन 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा 21 दिसंबर और तीसरा 3 जनवरी को भेजा गया, चौथा 13 जनवरी और पांचवा 31 जनवरी को भेजा गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान केजरीवाल के बुलावे पर। कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इलीगल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतरा। देखिए, ये ऑर्डर जस्ट अभी आया है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जो भी उचित लीगल रेमेडी होगी या लीगल कदम होगा वो हम जल्द से जल्द लेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 फरवरी को सम्मन जारी करके ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट का भी सम्मान करते हैं या नहीं करते, तो देखने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सजा पाएंगे। आइए दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां कल दर्दनाक तस्वीरें आई। आज जो तस्वीरें आई हैं वो आपको हिला देंगी। हरदा के गुनाहगार जेल में है, पकड़े गए, बुलडोजर चलने वाला है इनके घरों पर। लेकिन आज ये तस्वीर आई, एक और तस्वीर देखिए जरा। जिस वक्त हादसा हुआ, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। देखिए हादसे के बाद की तस्वीरें, धमाके हो रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था और वो भागा। अब ये देखिए, उसके बाद जब धमाका हुआ तो लोग बाइक से भागे और धमाका इतना बड़ा था कि लोग बाइक से गिर गए। अब
अब आपको सुनवाता हूं, इस धमाके में जो पीड़ित हैं उनके पूरे परिवार खत्म हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मां और पिता दोनों इस हादसे का शिकार हो गए। सुनिए जरा। यहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, हम यहाँ रहते थे, हमारा घर था। यहाँ आग लगी, दादा दादी को बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। आज छोटे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आज सेकेंड ईयर में हूँ और मैं कंपटीशन के एग्जाम थे मेरे 20 तारीख को SSC GD के। आज भी एग्जाम दिलवाने कौन जाएगा? पत्थर उसके उड़ के और पटाखे उड़ के हमारे सर में लगे। ये सर पूरा ये सूज गया पूरा, ये कान सुनने अभी भी है और ये यहाँ भी चोट लगी है, यहाँ पेट में भी चोट लगी हुई है। विस्फोट हुआ वहाँ पे तो 93 में 3 बार गिर चुका था वहाँ पे। कुछ तार भी गिरे बिजली के, वो तो हमारे साइड में गिरा, हमारे ऊपर गिरते तो हम कहाँ होते कोई ठिकाना देखा नहीं जा रहा था वहाँ पे। कुछ लोगों के तो हाथ ही पाँव गोल हो गए वहाँ पे, मतलब बहुत खतरनाक स्थिति से पड़े थे। जब वो हादसा हुआ तो आवाज़ आई तो हमने हमारे बच्चे उनको ले के भगाए उधर, और हमको ऐसे पत्थर लगे, ऐसे चट्टान उसकी छत की गन दूर तक मारी। मेरा घर पूरा टूट चुका है, मेरा घर फैक्ट्री के पास है। ये डिमांड है कि मेरे घर को और मेरे जो भी मतलब मेरा जो भी नुकसान हुआ है बस उसको किसी ना किसी तरीके से भरपाई की जाए। अब आपको दिखाता हूं, ये आरोपी है राजेश अग्रवाल। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इन्हीं की फैक्ट्री थी। दूसरे हैं सोमेश अग्रवाल, इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। 2 आरोपी, अगली तस्वीर दिखाई, तीसरा आरोपी। ये तीनों आरोपी की तस्वीर है। रफीक खान आरोपी है और ये कांग्रेस विधायक के साथ तस्वीरें, और राजेश अग्रवाल आरोपी है। इनके घर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है, इनकी गिरफ्तारी हो गई। संभवतः इन पर रासुका भी लगेगी। हमारे सहयोगी सत्यविजय ग्राउंड पर पहुंचे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। जो सोमेश अग्रवाल है उसकी दूसरी फैक्ट्री पर हूँ। यहाँ पर आप देखिए पूरा खुला हुआ बारूद आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से ये रस्सी बम बनाने के लिए यहाँ पर रस्सी बम को तैयार किया जा रहा था। ये रस्सी बम की सुतली है, ये खोखे बनाए जा रहे हैं इस तरह से, है ना। और इस तरह से खोखे बनाए जाते हैं और कितनी बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर काम चल रहा था। अगर इस साइड के उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे बारूद इकट्ठा कर रखा है और बारूद का भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पर ये तमाम जो सुतलियाँ हैं जिससे सुतली बम बनाए जाते हैं, वो देखिए जो तगाड़ी है उसमें बारूद है। और इस तरह से ना सिर्फ ये एक जगह, पूरे एकड़ों में ये फैली हुई है जगह जहाँ पर कि इस तरह से बम बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री से सर, इस फैक्ट्री से कई लोग हमारे गरीब आदमी की मौतें भी हो रही ना कि फटाखा फैक्ट्री में हटाई जाए, और इसमें वहाँ पे हम बहुत डर गए सर। बेड़ागढ़ वहाँ फैक्ट्री बम विस्फोट हुआ, हम डर गए। देखिए सब लोग यहाँ दहशत में। इनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो विस्फोटक इकट्ठा किया है, अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया है। तो सत्यविजय उस ग्राउंड पर पहुंचे, वहां से उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहा है एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।